तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के चैप्टर 5 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की दूसरी वीडियो में। आज हम टॉपिक कवर करेंगे राम मनोहर लोहिया तथा समाजवाद या राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू ऐड हुआ है इस बार। काफ़ी कुछ इसमें से निकल सकता है, काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन या भूमिका के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 और मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 या 1967 को होती है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और प्रखर चिंतक, बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक या थिंकर बोले जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से हमारा सीपी में एक हॉस्पिटल भी है, RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान होगा। समाजवाद, सोशलिज्म के ऊपर उनके जो विचार हैं वो बहुत अनोखे और अनूठे हैं। उनको समाजवाद का प्रमुख प्रतिपादक और लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी भी यूरोपियन समाजवाद या साम्यवाद के मॉडल का समर्थन नहीं किया। उनका समाजवाद भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत में समाजवाद का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक ऐसा समाजवादी चिंतक माना जाता है। उनके समाजवाद के जो विचार आप सोच भी नहीं सकते, इतने अनोखे और अनूठे रहे। उनकी जो समाजवाद की कल्पना, इमेजिनेशन है, वो पुराने किसी भी समाजवाद की कल्पना या विचारों से ग्रस्त नहीं रहे। उन्होंने किसी भी पुरानी समाजवादी विचारधारा या समाजवादी जितने भी चिंतक या विचारक रहे, उनके विचारों से किसी प्रकार से भी कोई भी संबंध नहीं रखा। और ना ही वे कभी इस बात से चिंतित रहे कि जितने भी दूसरे समाजवादी विचारक या चिंतक है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनका समाजवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उनका समाजवाद व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, राष्ट्रीय, नेशनल समाजवाद था। मतलब उन्होंने भारत की व्यवहारिक प्रैक्टिकल परिस्थितियों के अनुसार अपना राष्ट्रीय समाजवाद या राष्ट्रीय समाजवाद से संबंधित विचार दिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जमीन से जुड़े हुए विचारक माने जाते हैं। उनका मत था, उनकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, उनकी स्ट्रॉन्ग सोच या एक मजबूत सोच थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रथम शर्त समाज में समानता का प्रचलन है। उनका यह कहना था कि अगर गरीबों को तुम रोटी नहीं दे पाओगे, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाओगे, तो उनको जो राइट टू वोट देने का अधिकार है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। समानता ही नहीं होगी तो राम मनोहर लोहिया के अनुसार स्वतंत्रता नहीं रह सकती। कोई फ़ायदा नहीं है, 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, वो बेचारे गरीबों की वोट को खरीद लिया जाएगा क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इस प्रकार से स्वतंत्रता सिर्फ नाम की रह जाएगी क्योंकि समानता है नहीं। इस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार में समाजवाद, सोशलिज्म क्या है? समानता तथा संपन्नता का दूसरा नाम है। समाजवाद, सोशलिज्म क्या है? समानता, इक्वेलिटी, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी। असल में समाजवाद ये ही है। तो ये समाजवाद को लेकर उनके बहुत स्ट्रॉन्ग सोच थी। अब आते हैं हम उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राजनीतिक पृष्ठभूमि। इसके बारे में हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अभी मैंने बताया, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक, सोशलिस्ट थिंकर और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो हमने अभी जयप्रकाश नारायण का पिछला लास्ट वीडियो किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। लेकिन उनके साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, फाउंडर मेंबर्स या सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जब विभाजन हुआ तो उसके बाद वे सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य मेंबर रहे और सोशलिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य मेंबर रहे। 1963 से लेकर 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे और मैनकाइंड के संपादक या एडिटर भी वो रहे। उनका समाजवाद गैर यूरोपीय सिद्धांत का था या गैर यूरोपीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखो,
उनका यह कहना था कि जैसा कि साम्यवाद समाजवाद सोवियत संघ में है साम्यवादी, वैसा भारत में वो मॉडल या समाजवादी वैसे समाजवाद को हम भारत में लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। वहां पे ज्यादातर ध्यान समाजवादी विचारक मजदूरों श्रमिकों के कल्याण पर देते हैं, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर बेस्ड है, आधारित है। तो ऐसे में हमारा समाजवाद गैर यूरोपीय होना चाहिए, नॉन यूरोपियन होना चाहिए। तो उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत में गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत का मूल विचारक बोला जाता है। तो ये याद रखना, गैर यूरोपीय सिद्धांत समाजवाद के मूल विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। एक राजनेता के तौर पे एज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बहुत कट्टर, स्ट्रॉन्ग, तीखे, शार्प आलोचकों में से, क्रिटिक्स में से एक थे। हमेशा नेहरू के समाजवाद और नेहरू की नीतियों का वो बहुत कट्टरता के साथ, बहुत तीखे लॉजिक या तर्क के साथ आलोचना करते थे। वो बहुत ज्यादा कट्टर आलोचक थे नेहरू और नेहरू की समाजवादी नीतियों के। उन्हें गैर कांग्रेसवाद का जनक भी बोला जाता है, नॉन कांग्रेसिज्म का, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। गैर कांग्रेसवाद जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, देख लेना। उन्होंने बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का समर्थन किया और अंग्रेजी का विरोध किया। उनका कहना यह था कि अंग्रेजी जो इंग्लिश है, इसको सिर्फ एक लैंग्वेज, एक मीडियम की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इसे एक जो स्टैंडर्ड, इसको एक स्टेटस का सिंबल बना दिया जाता है कि जो अंग्रेजी जानता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ऊंचे तबके का होगा। वो चीज का उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। तो अंग्रेजी का एक लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन उसको स्टेटस सिंबल जो बनाया जाता है, आजकल देखते हो कि इंग्लिश स्कूल वाला ज्यादा इंटेलिजेंट, गवर्नमेंट स्कूल का हिंदी मीडियम वाला बच्चा कम इंटेलिजेंट। तो जो ये मानसिकता पहले चलती थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया और पिछड़ी जातियां, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है, उनके आरक्षण या यूं कह लो रिजर्वेशन का सपोर्ट किया। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। 1962 में जो फूलपुर क्षेत्र, ये इलाहाबाद के पास एक लोकसभा क्षेत्र है, यहां लोकसभा चुनाव जो 1962 के हुए थे, वहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी, पंडित नेहरू के विपक्ष में चुनाव लड़ा था। और नेहरू जी ने यह भी कह दिया था कि मेरे को चुनाव प्रचार के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मेरी एक छवि ऐसी है कि मुझे कोई चुनाव प्रचार नहीं चाहिए, मैं चुनाव में खड़ा हूं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रचार करते हैं और उनकी छवि प्रसिद्ध होना शुरू होती है, फेमस होना शुरू होते हैं और वो जनमानस में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, फेवरेट हो जाते हैं, जब पब्लिक में उनका प्रचार देखकर नेहरू जी को मजबूरी में प्रचार के लिए उतरना पड़ा था और ये दोनों लगातार भाषण और रैलियां करते थे एक दूसरे के विपक्ष में। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि ये भले ही एक दूसरे के कट्टर आलोचक थे, लेकिन शाम को बैठ के एक दूसरे के साथ चाय भी पीते थे। आजकल की नेताओं की तरह या आजकल की राजनीति की तरह नहीं कि विपक्ष है तो चलो उससे लड़ो मरो, नहीं, विपक्ष में रहते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। नेहरू जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सम्मान करते थे और राम मनोहर लोहिया जी नेहरू जी का सम्मान करते थे। हालांकि इनमें एक दूसरे की नीतियों को लेकर असहमति थी, लेकिन असहमति होने के बावजूद ये एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन ये जो चुनाव प्रचार में नेहरू जी को मजबूरी में आना पड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया के कितनी लोकप्रियता और उनके विचारों में कितना तर्क या दम होगा। अब आते हैं हम उनके लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर। देखो, उन्होंने कभी भी, जैसे कि आपने सोवियत संघ में देखा, वहां पे समाजवाद या साम्यवाद था, लेकिन वो तानाशाह था। उन्होंने समाजवाद को, सोशलिज्म को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के साथ जोड़ा या ऐड किया। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया।
उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत, जो उन्होंने अपना लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत दिया, उसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव बोले जाते हैं। पहला, भोजन एवं आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक जो पर्पस है वो यही रहेगा कि हर व्यक्ति को भोजन, खाने की आवश्यकता जो नीड है वो पूरी हो और उसको रहने के लिए आवास या घर मिले। ये इकोनॉमिक उद्देश्य जरूर होना चाहिए, ये पूरा किया जाएगा सोशलिज्म में। और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के रूप में अनार्थिक उद्देश्य, मतलब कि आपने अगर किसी को केवल स्वतंत्रता दे दी लेकिन उसके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, इकोनॉमिक नीड्स को पूरा नहीं किया गया, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर राइट टू वोट है, मतदान देने का अधिकार है, लेकिन अगर उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? तो ये भी बहुत बड़ी बात है उनके लोकतांत्रिक समाजवाद में। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतें समानता है और आर्थिक ज़रूरतें हैं, तो डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों, जो बैकवर्ड के कल्याण के लिए, महिलाओं, लेडीज़ के कल्याण के लिए और गैर धार्मिक अल्पसंख्यक, ऐसे अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ जो गैर धार्मिक है, नॉन रिलीजियस है, उनके कल्याण के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन का समर्थन या सपोर्ट किया और मजबूत स्ट्रॉन्ग सुधारों के लिए डिमांड की या समर्थन किया, सपोर्ट किया। समाजवाद का भारतीय प्रतिरूप, मैंने पहले ही बताया कि वो गैर यूरोपीय समाजवादी विचारक माने जाते हैं। उनका कहना था कि यूरोपीय परिस्थितियां अलग है, भारत की परिस्थितियां अलग है, तो समाजवाद का उन्होंने भारतीय प्रतिरूप या भारत के अनुसार विचार दिए। डॉक्टर लोहिया ने भारतीय समाज के लिए पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों को समान रूप से अप्रासंगिक माना। पूंजीवादी मॉडल भी पूरी तरह जो पश्चिमी मॉडल है उसको भी नहीं अपना सकते और समाजवाद का जो यूरोपीय मॉडल है उसको भी नहीं अपना सकते। उन्होंने अपने समाजवाद के व्यावहारिक दर्शन या यूं कह लो प्रैक्टिकल अप्रोच को अधिक महत्व या इंपॉर्टेंस दी। तो ये काफ़ी आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पूंजीवादी समाजवादी जितने भी विचारक पहले के हैं उनसे कोई प्रभावित नहीं हुए और अपना भारतीय व्यावहारिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यावहारिक समाजवादी नीतियों को महत्व दिया। एक स्वतंत्र विचारक थे, किसी भी प्रकार का किसी दूसरे विचारकों का और दूसरे राजनीतिक विचारकों के विचारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद का एक नया प्रारूप, एक न्यू मॉडल दिया जो इंडियन परिस्थितियां, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार था। उन्होंने समाजवाद का भारतीय प्रतिरूप जो दिया वो भारतीय परिस्थितियों, इंडियन सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग था। उनका कहना था कि हमें भारत की परिस्थितियों को समझते हुए भारतीय लोगों के कल्याण के लिए भारत में समाजवादी नीतियों का निर्माण करना होगा। उनका विचार था कि समाजवाद को विभिन्न आदर्शों से सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जितने भी समाजवाद को लेकर पहली पुरानी मान्यताओं में आइडियल्स हैं, हमें उनको अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के समाजवाद में आवश्यकता है कि हम सामाजिक सच्चाइयाँ, जो भी भारत की सोशल रियलिटीज़ हैं, भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उनको समझें और उनके अनुसार उन्हें समाजवादी रूप दें। किसी भी पुरानी मान्यता, अगर समाजवाद को लेकर जो पुरानी मान्यता या विचार रहे हैं, हम उसमें ना बंधे रहें, क्योंकि वो पुराने विचार, पुरानी परिस्थितियां और पुराने किसी दूसरे देश से संबंधित हैं। तो हमें अपने देश की परिस्थितियां, अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को देखना है। पारंपरिक रूढ़ियां, जो पुरानी समाजवाद की नीतियां हैं, रूढ़ियां, रिजिडिटी है, पुरानी सोच है, उससे निकाल कर उन्होंने समाजवाद का कार्यकल्प किया, एक नवीन समाजवाद की कल्पना या एक मॉडल दिखाया, ताकि एक नवस्फूर्त, एक न्यूली में कह सकते हो, एक तरह से नए समाजवाद को बनाया जा सके जो काफ़ी एक्टिव या यूं कह लो कि गतिवान होकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि समाजवाद को वास्तविक रियल रूप देने के लिए प्रयत्न करना होगा, नई सोच से व्यापक चिंतन करना होगा। हमें एक न्यू आइडियोलॉजी से एक व्यापक, एक ब्रॉड थिंकिंग, व्यापक चिंतन चाहिए। वे कहते थे कि समाजवाद लाने के लिए निरंतर चिंतन और कर्म की आवश्यकता है। मतलब आपको एक बार समाजवाद से संबंधित विचार नहीं देने, आपको लगातार चिंतन और कर्म करना है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदलती है,
तो परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपना चिंतन, अपनी सोच बदलनी चाहिए। व्यक्तियों की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरतें लगातार बदलती है समय के अनुसार, तो समय के अनुसार भी समाजवादी सोच, समाजवादी चिंतन को बदलना चाहिए और उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म भी बदलने चाहिए और हमें कर्म करने चाहिए या कार्य करने चाहिए। अब हम आते हैं उनके विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के सपोर्ट या सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। देखो, जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। अब ये केंद्रित और विकेंद्रित क्या होती है? केंद्रित होती है जब अर्थव्यवस्था में सारे संसाधन, रिसोर्सेज एक जगह पर आ जाते हैं, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन आ जाए तो उसे बोला जाएगा केंद्रित। और विकेंद्रित मतलब संसाधन, रिसोर्सेज या पैसे अलग अलग जगह बटे हों। तो उनका कहना था कि संसाधन कभी एक जगह नहीं होने चाहिए, केंद्रित नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। भारत और एशिया की विशेष आर्थिक दशा, जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, उनको सामने रखकर एक अर्थव्यवस्था को नियोजित या प्लान किया जाए। सरकार की केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड योजनाएं या प्लानिंग को जनता के हाथों में देकर, मतलब जितनी भी सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है वो पब्लिक से मंजूरी, जनता के हाथों के से मंजूरी लेकर निर्माण किया जाए। उनका अधिक शक्ति पक्षधर थे और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता आर्थिक नीतियों में योगदान या कंट्रीब्यूट करे। उन्होंने यहाँ के समाजवाद में, जो भारत के समाज में ऐसी उत्पादन तकनीक की बात कही, ऐसी टेक्निक की बात अपनी वो करते हैं जो यहाँ के सिचुएशंस, परिस्थितियों पर आधारित हो। यहाँ जितने छोटे छोटे खेत हैं, यहाँ जितनी जनसंख्या है इत्यादि एक्स्ट्रा, इन पर समाजवादी नीतियाँ या आर्थिक नीतियों का निर्माण हो। 1952 में अपने पंचमढ़ी के एक भाषण में डॉक्टर लोहिया ने देश की विशाल ग्रामीण आबादी, जो रूरल पॉपुलेशन है, उनके विकास की रणनीति में फौरी आवश्यकता, जितनी भी तुरंत से तुरंत आवश्यकता, सबको दृष्टि में रखते हुए समाजवाद को भारत के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक, रेलेवेंट बताया। उन्होंने बताया भारत की ज़्यादातर आबादी कृषि में लगी हुई है, छोटे छोटे खेत में भी है, और ये जो विशाल ग्रामीण आबादी है, मास लेवल की जो रूरल पॉपुलेशन है, उनके विकास के लिए भारत में समाजवाद का सबसे ज़्यादा सोशलिज्म या यूं कह लो समाजवाद प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। उत्पादन के साधन, जितने भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डॉक्टर लोहिया का मानना था उनका सामाजिकरण होना चाहिए। सामाजिकरण, सार्वजनिकीकरण या यूं कह लो कि वो सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। मतलब प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां भी देश में है, वो केवल सरकार या सार्वजनिकीकरण या समाजीकरण होना चाहिए। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शंस का समर्थन किया। उन्होंने कहा कई क्षेत्रों में सरकार को आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शन या रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ताकि देश में आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को समाप्त किया जा सके। चौबुर्जा राजनीति, ये आपके पूरे इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाएगा। डॉक्टर लोहिया ने चौबुर्जा राजनीति पर जोर दिया। जब मैंने आपको जयप्रकाश नारायण जी की वीडियो कराई थी तो उसमें भी मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे। उन्होंने भी इसी प्रकार से 3 क्षेत्रों का समर्थन किया था, समाज, क्षेत्र और राष्ट्र। इसी प्रकार से राम मनोहर लोहिया जी ने 4 प्रकार या 4 स्तंभ या पिलर बताए। सबसे पहले सेंटर, केंद्र, स्टेट, राज्य, जिला और गांव। इस प्रकार से ये 4 पिलर पर उनका समाजवाद खड़ा हुआ है कि इस प्रकार से ये सब मिलकर एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर लोहिया 4 स्तंभ वाले राज्य को बनाना चाहते थे और उपरोक्त जो भी मैंने आपको ये 4 स्तंभ बताए हैं, ये चारों ही स्तंभ एक दूसरे से संबंधित होकर काम करें। उनका मानना था कि प्रभुसत्ता का विभाजन, जो सोवरेनिटी या यूं कह लो शक्ति का विभाजन, इन चारों स्तंभों के आधार पर, इन 4 पिलर्स के बेस पर किया जाए तो लोकतंत्र का भविष्य या लोकतांत्रिक भविष्य, डेमोक्रेसी का जो भी हमारा फ्यूचर है, उज्जवल होगा, ब्राइट होगा।
डॉक्टर लोहिया का विचार था कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है, उसको रक्षा, डिफेंस, रेलवे, बड़े उद्योग, जितने भी बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो, और विदेश संबंध जो फॉरेन रिलेशंस है, जैसे महत्वपूर्ण और बड़े उद्योगों को केंद्र के नियंत्रण में रखा जाए या केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। राज्य प्रशासन को या राज्य सरकार को पुलिस, जिला और ग्राम जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज है कि सरकारी या यूं कह लो गवर्नमेंट संस्था इंस्टीट्यूशंस है वो सब, और राजस्व या रेवेन्यू से आदि विषय दिए जाएं। कार्यक्रम आयोजन का सुझाव, इवेंट प्लानिंग टिप्स, कैसे समाजवाद के सपने को या समाजवाद की जो कल्पना को पूरा करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने विचार दिए वो देखते हैं। जहां तक संभव हो, सबसे पहले उनकी समाजवाद को लेकर जो विचार था ये था, जहां तक संभव हो, जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, समानता को रखना, इक्वालिटी को रखना। ये इक्वालिटी आर्थिक सामाजिक स्तर पर बनाई जानी चाहिए। संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर एक समान हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लगभग संपूर्ण विश्व में वो एक जैसा होना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न देशों में जो भिन्नता है वो नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है लेकिन अगर भारत का लोगों का जीवन स्तर खराब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लगभग एक समान होना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन स्तर। वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व संसद का निर्वाचन हो। वो ये कहते थे कि पूरे विश्व में भी एक संसद का निर्माण किया जाए और वो उसका चुनाव भी वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होना चाहिए। विश्व का शासन चलाने वाली जो सरकार होगी विश्व सेना को भी रखे। प्रत्येक नागरिक को सरकारी निरंकुशता जो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप है उससे बचने के लिए, अत्याचार का प्रतिरोध जो इनजस्टिस का विरोध अपोज करने के लिए सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस अपनाने का अधिकार होना चाहिए या उसे अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात से पूर्णतः आश्वस्त थे, वो फुल्ली इस बात से कन्विंस थे कि विश्व को समाजवाद के अलावा बचाने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। अगर विश्व को आगे बढ़ाना है, विश्व को बचाना है, बनाना है, तो समाजवाद या सोशलिज्म को लाना ही पड़ेगा। राजनीतिक दलों का विलय, मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक समाजवाद जो पॉलिटिकल सोशलिज्म है और अपनी चौबर्जर राजनीति के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पार्टीज के विलय के प्रयास के लिए भी समाजवाद के दल एक सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन किया कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर एक समाजवादी दल का निर्माण करना चाहिए। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। उन्होंने जो अपनी बात कही, उन्होंने कहा समाजवाद का जो दल होगा वो 3 चीज़ों पे काम करेगा, हुक्म, स्पेड, प्रयास करने के लिए तैयार, वो लोग जो एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, समाजवाद के दल में काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, मतदान की शक्ति, पावर ऑफ वोटिंग। हर हाल में लोगों को मतदान की शक्ति, पावर ऑफ वोटिंग दी जाएगी, जिसमें वो अपने समाजवादी दल के भी जो अच्छे नेता हैं उनको चुना जा सके। और कारागार, प्रिजन, समर्पण करने की इच्छा, विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस, वो लोग जो सैक्रिफाइस करने के लिए, त्याग करने के लिए, समाजवाद की इस विचारधारा को पूरी तरह लागू करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं, वो आएंगे इसमें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है। और उनके जो लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य वाले में से डिस्क्रिप्टिव बनेगा। तो सारा वीडियो को ठीक से देखकर अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में मैं बता दूं कि उनकी जो समाजवाद के विचार है उनके ऊपर तो कई लोगों ने थीसिस लिख डाले हैं PhD के, तो हम उनको पूरा नहीं जान सकते। 100% तो हम उनके बारे में जान नहीं सकते क्योंकि उनके विचार बहुत गंभीर, बहुत गहरे थे। लेकिन फिर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा ही कराया है। और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं तो मैं फिर बोल दूं कि मैं कोरोना की ड्यूटी में था और थोड़ा स्कूल भी सबको पता है कि 12th और 10th के लिए खुल गए हैं, तो वहाँ थोड़ा काम बढ़ गया है मेरा। पेंडिंग वर्क स्कूल में बहुत पड़ा था क्योंकि मैं 2-3 महीने से कोरोना ड्यूटी में था, वहाँ से हटके मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन करा है, तो थोड़ा सा काम मेरे ऊपर ज़्यादा है। सिर्फ आपको इस वीक में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि वीडियो नहीं आएगी, वरना नेक्स्ट वीक आते के साथ ही, मतलब
फरवरी की स्टार्टिंग से ही आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगी या अल्टरनेटिव मिल सकती है, लेकिन सिलेबस भी जल्दी ख़त्म होगा और रिवीजन भी ज़रूर होगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।